नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इजी होगा और वास्तव में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हमें इसके हिंदी टेक्स्ट का अच्छे से अध्ययन किया हो। अगर आपने इसके हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके हिंदी टेक्स्ट का एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आप जाकर पहले इसके हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अध्ययन करने के लिए सदैव प्लेलिस्ट का सहारा लेंगे आप, क्योंकि मैं प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस क्रमबद्ध तरीके से अपलोड करता रहता हूं। तो देखिए, सबसे पहला क्या कहता है कि दे वर पुअर पीपल, उसके बाद दे फाल, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। पहले पैसेज ढूंढना है। ये यहाँ से है कि दे वर पुअर पीपल से लेकर दे फाल तक। अब एक चीज़ और ध्यान से समझ लीजिए, आप बचपन से हिंदी में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करते आए हैं। संदर्भ में आप क्या लिखते हैं? संदर्भ में आप लेखक का नाम और उस अध्याय का नाम लिखते हैं ना। प्रसंग मतलब होता है प्रशंसा करना, और प्रसंग में आप उस अध्याय में जो बात आपको अच्छी लगती है उन लाइनों में, उसे आप प्रसंग में लिखते हैं। व्याख्या का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी बड़बोली करना। तो साफ तौर पे व्याख्या में आप क्या लिखते थे? जो लाइन आपको दी जाती थी आप उसे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के यानी विस्तृत रूप में लिखा करते थे। तो यहाँ पे भी वही है। रेफरेंस मतलब संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रसंग है और एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या है। तो अब बात समझ में आई? देखिए, यहाँ से यहाँ तक, अब मैं हिंदी तो नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है और अगर आपने देखा है तो जाहिर सी बात है कि आपको एक बार देखने के बाद पूरी इसकी हिंदी आ रही होगी। तो कहते हैं कि दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, दे वर पुअर as they began their long trek, for all they could carry with was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fall. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में कैसे किया जाता है? देखिए, टाइम बचाने के लिए हमने पहले से ही लिख लिया है। देखिए, रेफरेंस मतलब होता है प्रसंग, संदर्भ। तो संदर्भ का मतलब देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। यहाँ पर पंक्तियाँ ली गई हैं किस लेसन से? अ गर्ल विथ अ बास्केट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ए कैपिटल होगा, जी गर्ल का जी कैपिटल होगा, विथ का डब्ल्यू कैपिटल होगा, ए का ए कैपिटल रहेगा ही और बास्केट का बी कैपिटल होगा। उसके बाद आप लगाएंगे ये वाला, बंद करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ब्रिटन बाई विलियम सी डगलस। विलियम का वी कैपिटल, सी कैपिटल और डी कैपिटल। एक बात हमेशा के लिए याद कर लीजिए, कहीं से भी आपको रेफरेंस लिखना हो, किसी भी अध्याय का लिखना हो, ये दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन सेम रहेंगी, ब्रिटन बाई भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे अध्याय का नाम और यहाँ पे लेखक का नाम बदल जाएगा बस। ठीक है, जैसे अभी अफेलो ट्रेवलर वाला आ गया तो आप यहाँ पे एफेल और ट्रेवलर लिख दीजिए और यहाँ पे उसके लेखक का नाम लिख दीजिए। तो इस चीज़ को आप रट डालिए, इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब बार बार रेफरेंस नहीं कराऊंगा, यही एक रेफरेंस हर जगह पर यूज होगा। ठीक है, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट रिटन बाई विलियम सी डगलस। इतना समझ में आया? अब इन पंक्तियों को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में लेखक कहना क्या चाहता है। अगर ध्यान से पढ़ें तो लेखक कहना ये चाहता है कि वो लोग जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ रहे थे वे बहुत गरीब थे और अपनी लंबी यात्रा के दौरान वे लोग और भी गरीब होते चले गए और सड़कों के किनारे गिरने लगे और मरने लगे। क्यों गिरने और मरने लगे? क्योंकि उन्हें भूख और कमजोरी, यानी भूख की कमजोरी की वजह से वो गिरने और मरने लगे। यानी अगर इसका प्रसंग करूं, इस पूरी पंक्ति का यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पूरा सार निचोड़ करके निकाला जाए तो केवल इतनी सी बात है कि लेखक यह प्रदर्शित कर रहा है कि वे जो लोग आ रहे थे वे बहुत गरीब थे और अपनी यात्रा के दौरान वे और भी गरीब होते चले गए ना। अब इसे हमें अपने शब्दों में लिखना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेंटेंस का टेंस गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग, लेखक बता रहा है द
पिटिएबल, PITIABLE, पिटिएबल कंडीशन, उस दयनीय स्थिति को, ऑफ द रिफ्यूजीज, शरणार्थियों की, हु हैड लेफ्ट देयर होम्स, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, एंड हैड टू कम, यहाँ पे हैड टू यानी जबरन उन्हें आना पड़ा है, टू इंडिया, भारत आना पड़ा है, फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से। आप चाहे तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सन को भी लिख सकते हैं, इन 1947। ठीक है, बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, बस हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन किया हो एक बार, उसने जो कहा बस वही लिख देना है और आराम से नंबर मिल जाते हैं, कुछ भी परेशानी नहीं होती। हमने रेफरेंस किया, हमने कॉन्टेक्स्ट किया, अब हमें करना है एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेन करना है और बढ़ा चढ़ा कर अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स का यूज करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो मिलते जुलते हों, यानी इसके वर्ड्स का कम ही यूज करने का प्रयास करते हैं, जैसे मैंने अभी किया है, आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है पूरा कि व्हेन, जब द रिफ्यूजी लेफ्ट देयर होम्स, जब शरणार्थियों ने अपना घर छोड़ दिया, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, दे बिकम वेरी पुअर, वे बहुत गरीब हो गए, यानी जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो वे बहुत गरीब हो गए। यही ना कह रहा है, दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, यानी जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो वे बहुत गरीब हो गए। दे वर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और लंबी यात्रा के दौरान और भी पुअर होते चले गए। आगे भी हमने लिख दिया है कि देयर लॉन्ग जर्नी, और अपनी लंबी यात्रा के दौरान, टू इंडिया, यानी भारत आते वक्त अपनी लंबी यात्रा के दौरान, मेड देम फ्यूदर प्योरर, यानी वे लोग और भी गरीब होते चले गए। अब क्यों होते गए, तो यही बात लिख दी जाती है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, बिकॉज, क्योंकि दे हैड टू स्पेंड मनी, उन्हें पैसे खर्च करना पड़ता था, ऑन देयर फूड, फूड यानी भोजन पर, ETC और शेष चीज़ों पर। दे हैड लेफ्ट देयर प्रॉपर्टीज़, यानी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, अपनी संपत्ति छोड़ दी थी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की। द ओनली प्रॉपर्टी, केवल एक चीज़, दे कुड कैरी, जो वे लाए थे, विद देम, उनके साथ, वाज सम फूड एंड वेरी नेसेसरी आर्टिकल्स, वे कुछ खाना था और कुछ ज़रूरी चीज़ें, NECESSARY। ये देखो यहाँ पे कह रहा है कि अब फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि जो कुछ भी वे ला सकते थे, वाज ए ब्यूटी ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, तो बिलोंगिंग्स के लिए हमने आर्टिकल का यूज कर लिया है। ठीक है, soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall on the wayside from the weakness of hunger and died where they fall. The food did not last long, यानी ज़्यादा समय तक खाना भी नहीं चला। Hunger made them very weak, भूख की वजह से वे लोग बहुत कमज़ोर हो गए। So many of them, इसलिए उनमें से बहुत सारे लोग, fall on the way and died of hunger and weakness, सड़क के किनारे गिरने लगे और मरने लगे। क्यों मरने लगे, हंगर, भूख, एंड वीकनेस, और कमजोरी की वजह से। तो बहुत ईजी था। दूसरा है द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव ब्रिंग एनी हट। एक बात मैं बता दूं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर करके बालिका वाले से पूछता है। ठीक है, बालिका वाला जहाँ जहाँ हो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे जो पुस्तक मैंने ली है इसने बहुत सारे महत्वपूर्ण पैसेजेस को कलेक्ट किया है, तो प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली, यानी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें कलेक्ट हो गई हैं। देखिए, तो बी वाला ये रहा, ये है, ये कौन सा है, ये बी वाला है। कहाँ से, द मोस्ट से लेकर एनी हर्ट तक। हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन किया करना ज़रूरी है भैया, हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन अच्छे से कर लेना। वीडियो मैंने पढ़ाया है, बहुत विधिवत ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियो ज़रूर देख लेना हिंदी टेक्स्ट का। तो देखो, द मोस्ट diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. She had a lovely basket with handle and she wanted ₹1.50 for it, about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and begged in tones that would bring any hurt. अब मैं हिंदी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है, मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ। अब देखिए, रेफरेंस तो वही रहेगा, कौन सा वाला जो मैंने पहले वाले में कराया, क्योंकि पहला ही पार्ट कर रहे हैं तो हर जगह पे रेफरेंस सेम ही रहेगा। यानी दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। रेफरेंस सभी का सेम रहेगा। अब कॉन्टेक्स्ट का देखते हैं। यहाँ पे वास्तव में कॉन्टेक्स्ट यानी हमें प्रशंसा करनी है। अब प्रशंसा किसकी करनी है, लेखक किससे प्रभावित हुआ है, लेखक प्रभावित हुआ है उस बालिका से, अर्थात हमें प्रशंसा उस बालिका की करनी है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि लेखक उस शरणार्थी बालिका से या फिर शरणार्थी बालिका के व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और तो कुछ दिख नहीं रहा, पूरे में वही बात कर रहा है ना कि उनकी आंखों में आंसू थे
और वो बहुत ही याचनापूर्वक ढंग से मांग रही थी, यानी खरीदने के लिए कह रही थी, यही सब चीज़ें हैं। यानी लेखक बालिका से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं, रेफरेंस सेम रहेगा, मैंने लिख दिया है, रेफरेंस सेम रहेगा हर जगह पे, इस पार्ट के लिए रेफरेंस हर जगह पे सेम रहेगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि द ऑथर वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ लिटिल रिफ्यूजी गर्ल। उस छोटी बालिका से लेखक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। आप चाहें तो बस यहीं तक कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से यानी यहाँ तक, और अगर थोड़ा सा बढ़ा के लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में ही डिस्क्राइब्स, वह बताता है द गर्ल, बालिका के बारे में, एंड नरेट्स हर एक्शन, और उसके कार्य यानी नरेट्स प्रदर्शित करता है हर एक्शन, उसकी विधियाँ यानी वो कैसे कैसे एक्शन करती है उसके बारे में बताता है। तो इसको जितना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन, उस पर ध्यान देते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन मतलब एक एक लाइन को पकड़ के चलो और उसको बढ़ा चढ़ा के लिखते चले जाओ। तो द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो इसे थोड़ा सा पहले हमें बताना पड़ेगा आगे के लिए भी, तो आप इसे चाहे थोड़ा सा बढ़ा के मैंने लिखा है कि देयर वाज अ क्राउड ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, यानी बहुत सारे बच्चे थे और वो टोकरियाँ बेच रहे थे, क्राउड मतलब भीड़। बट लेकिन द ऑथर वाज इम्प्रेस्ड बाई अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स, लेकिन जो लेखक है वो 9 वर्ष की एक बालिका से प्रभावित होता है। हु स्टूड जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, जो ठीक उसके सामने खड़ी होती है। ये देखो, द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। अभी एक चीज़ हम और लिख सकते हैं कि ब्यूटीफुल गर्ल यानी वो कैसी थी, खूबसूरत थी। सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, तो इसको करते हैं कि सी लुक्ड ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। हर अटेम्प्ट्स, उसके जो प्रयास थे, वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एज अ सेलर ऑफ हर बास्केट, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि वह जोर देकर अपनी टोकरी बेचना चाहती थी। ये बात है ना यहाँ पे, ये देखो एग्रेसिव वेंडर यानी सबसे अधिक जोर देकर अपना सामान बेचने वाली। और उसके बाद क्या है, हर बास्केट वाज प्रिटी टू लुक एट, यानी उसकी टोकरी भी देखने में सुंदर थी। सी इट हैड अ हैंडल टू, और उसमें एक हैंडल लगा हुआ था। ये देखो बास्केट विथ हैंडल, एंड सी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट अबाउट 30 सेंट्स। तो इसको भी लिखना है, यहाँ से एक एक बता रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए। देखो सी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स। तो अब उसी चीज़ को लिख देंगे कि सी वांटेड टू सेल, वह बेचना चाहती थी द बास्केट फॉर 1.5 रुपीज़, 1.5 रुपये में। इट वॉज अबाउट 30 सेंट्स इन अमेरिकन करेंसी, अमेरिकी करेंसी यानी अमेरिकी मुद्रा में यह लगभग 30 सेंट होता है। ठीक है, आप अगर चाहें तो यहाँ से एंड सी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स, ये सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, देयर वर टीयर इन हर आइज, सी प्लीड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड ड्रैंग एनी हर्ट, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही थी अपनी टोकरी बेचने का। तो हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं कि सी मेड पावरफुल अपील्स, अपील मतलब दलाली करना, यानी कोशिश करना, किसी सामान को बेचने की कोशिश करना, टू हिम लेखक से, सो दैट ही माइट बाई हर बास्केट, ताकि वह उसकी टोकरी खरीद ले। सी लुक्ड वेरी पुअर, वह देखने में बहुत गरीब थी। देयर वर टीयर इन हर आइज, ये दिख रहा है ना, देयर वर टीयर्स इन हर आइज, सी प्लीड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड ब्रिंग एनी हर्ट। द ऑथर्स हर्ट, यानी किसी और का नहीं बल्कि लेखक का, वाज मूव्ड बाई द पीटीएबल रिक्वेस्ट, PITIABLE, उसके बाद रिक्वेस्ट ऑफ द गर्ल, उसकी रिक्वेस्ट से आथर का हृदय द्रवित हो गया था। तो बहुत आसान होता है, आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, बस एक एक लाइन पकड़ के चलते चलो और उसके बारे में लिखते चलो बस, और कुछ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स का यूज करिए ताकि मिलते जुलते शब्द ना रहें, यानी शब्दों का अर्थ तो वही रहे लेकिन शब्दों का रूप बदल जाए। समझ रहे हैं आप? ये सारी चीज़ें आपने ट्रांसफॉर्मेशन यानी इंग्लिश ग्रामर के जब ट्रांसफॉर्मेशन का आपने अध्ययन किया होगा तो वहाँ पर आपने इस चीज़ों का अच्छे से अध्ययन किया होगा। अगर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी। अभी तो मैथ फिजिक्स की चल रही हैं इंग्लिश के साथ, जल्द ही उनकी भी शुरू करूँगा। तो देखिए सी वाला, आई रियलाइज्ड एट वंस बैक टू मी, पैसेज पर जाना है पहले, तो ये हो जाएगा कि आई रियलाइज्ड एट वंस से लेडी हैंडेड बैक टू मी, यहाँ तक।
तो ये कौन सा वाला है, ये है हमारा सी वाला। फिर से पैसेज पढ़ेंगे कि आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड द रेज ऑफ स्टारवेशन रेज्ड हर चिन, reached into the half basket and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me। रेफरेंस तो वही रहेगा। यहाँ पे समझते हैं कॉन्टेक्स्ट के बारे में। कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग। अब प्रसंग, एक बात ध्यान दीजिए, आपने अगर हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन किया है, मैंने कहा ना आपको हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है हिंदी टेक्स्ट की। तो पूरा मिला के मैं कहूँ तो यहाँ पे केवल लेखक इतना बता रहा है कि उस बालिका का, यानी पूरे के पूरे मिलाकर उसने केवल एक बात कही है, उसने बालिका के गुणों का वर्णन किया है, अर्थात कह सकते हैं उसने बालिका के गुणों का बखान किया है और कुछ नहीं किया। उसने भुखमरी की कगार पर थी, फिर भी पूरे गर्व और सम्मान के साथ उसने पैसे वापस कर दिए। तो इससे लेखक प्रभावित हो गया, यही एक बात थी जिससे लेखक प्रभावित हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लेखक ने बालिका के गुणों का बखान किया है। यानी कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, हियर, यानी यहाँ पर द राइटर, लेखक डिस्क्राइब्स, बताता है द रिएक्शंस, रिएक्शन अर्थात वही उसके क्रिया विधियों का, यानी जो जो काम उसने किया उस बालिका ने, ऑफ द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल। आप चाहें तो यहाँ तक रोक सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के लिखना पड़ता है, तो यही आगे हमें लिखना पड़ेगा कि व्हेन ही गेव हर 50 सेंट्स, जब उसने उसे 15 सेंट दिए, एज गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में, विदाउट बाइंग हर बास्केट, बिना उसकी टोकरी खरीदे। तो सिर्फ इतनी ही बात तो कही है ना, जब उसने टोकरी नहीं ली और उसे पैसे दे दिए तो उसके जो जो गुण हुए, यानी जो जो उसने काम किया, सिर्फ उसी के बारे में तो लेखक ने यहाँ पे बताया है। और कुछ कहा है? कुछ भी नहीं कहा। फिर से एक बार देखिए, आई रियलाइज्ड, अब एक्सप्लेनेशन करना है, ध्यान से समझना। आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हो गया, एट वंस, तुरंत ही, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या गलती कर दी है। अब मैं हिंदी नहीं बताऊंगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो पहले इसका करते हैं। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन रेज्ड हर चिन, रीच्ड इनटू द बास्केट एंड with all the pride of graciousness of a lady handed the money back to me। यानी पूरा का पूरा एक सेंटेंस ही है और कुछ है ही नहीं। तो इसको कैसे करना है पूरा का पूरा देखिए, हम पहले लिख लिया है ताकि यहाँ आसानी से हो जाए। द ऑथर एक्सप्लेन, EXPLA, उसके बाद INS, एक्सप्लेन्स दैट कि शी वॉज अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 years, कि वह 9 वर्ष की एक बालिका थी। हर क्लॉथ्स वर वॉर्न आउट, उसके कपड़े फटे हुए थे। शी वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब थी। बट शी डिड नॉट लाइक मनी इन चैरिटी, लेकिन उसे धन को दान में प्राप्त करना पसंद नहीं था। शी वॉज नॉट अ बेगर, वो एक भिखारी नहीं थी। शी वांटेड मनी ऑन सेलिंग हर बास्केट, SELLING, सेलिंग हर बास्केट, अपनी टोकरी को बेचकर वहाँ धन कमाना चाहती थी। टू द ऑथर, लेखक से। शी लिफ्टेड हर फेस, उसने चेहरे को ऊंचा किया, विथ प्राइड, गर्व के साथ, एंड रिटर्न द मनी टू ऑथर, और लेखक को पैसे वापस कर दिए। सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है, एकदम सेम टू सेम छाप ही देना है, बस ध्यान रखना है कि शब्दों का मेल ना हो जाए। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, शी बिहेव्ड लाइक अ प्राउड एंड ग्रेसफुल लेडी, उसने एक संभ्रांत महिला की भांति व्यवहार किया, यानी सयानी महिला की भांति व्यवहार किया। तो शी वॉज अ पुअर स्टार्विंग गर्ल, यानी भूखमरी होता है, यानी भूखी और गरीब बालिका थी, ऑफ 9 years, 9 ओनली, कि वह केवल 9 वर्ष की गरीब और भूखमरी की कगार पर खड़ी एक बालिका थी, फिर भी उसने एक संभ्रांत महिला की भांति व्यवहार किया। तो आसान था ये। तो ये है डी वाला कि दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑफ इंडिया। भैया ये भी है, क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मत लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, ठीक है, पता होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना इसको। बालिका वाला तो एकदम अच्छे से पढ़ लेना, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान से देखना। ये रहा दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड इंडिया, ये कौन सा है, ये है डी वाला। अब देखना समझना, रेफरेंस तो वही रहेगा, यानी वही इस पार्ट से लिया गया है, गर्ल विथ अ बास्केट रिटन बाई विलियम सी डगलस, वो तो सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट के लिए ध्यान देना, प्रशंसा करनी है, क्या करनी है, प्रशंसा, प्रसंग। तो देखो, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बर्न इन स्क्वालर एंड पुअर्टी, जो गरीबी और भुखमरी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो ग्रामर और मैनर दोनों में क्या थी, अनएजुकेटेड थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सॉल ऑफ इंडिया, उसने भारत की जीवंत आत्मा की मुझे एक झलक दिखा दी थी। फिर से वही सेम बात है, सिर्फ उसी बालिका का बखान कर रहे हैं और तो कुछ कर ही नहीं रहे, कोई काम है ही नहीं इनको।
बखानी करने में लगे पड़े हैं, तो हम भी कह देंगे कि बखान रहे हैं, हम भी बखानना बता देंगे। रेफरेंस सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट, द ऑथर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द पुअर रिफ्यूजी गर्ल ऑफ 9। उस 9 वर्ष की छोटी बालिका के सेल्फ रिस्पेक्ट और बिहेवियर व्यवहार से द ऑथर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, ऑथर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ है। अब एक्सप्लेनेशन करना है, यानी एक्सप्लेन करना है। तो दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, पहली बात, दिस चाइल्ड मतलब वो बच्ची सुंदर थी। बर्न इन स्क्वालर, गरीबी में पैदा हुई थी, ये पुअर्टी गरीबी में पैदा हुई थी और भूखमरी की कगार पर थी। अशिक्षित थी, किसमें? ग्रामर में भी अच्छी और मैनर्स में भी। हैड गिवन मी, वहाँ दिखा गई थी, ग्लिम्स एक झलक ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखा गई थी। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो अब देखिए क्या करेंगे। द ऑथर सेज, लेखक कहता है दैट कि द ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल वाज बर्न इन डर्टी एंड पुअर प्लेस, गंदे और गरीब स्थान पर पैदा हुई थी। हर फैमिली वाज आल्सो पुअर, भाई बालिका पुअर थी, इसका मतलब परिवार भी पुअर ही रहा होगा। द ऑथर फाउंड दैट द रिफ्यूजी गर्ल वाज फुली अनएजुकेटेड, यानी लेखक कह रहा है ना कि वह क्या थी? अशिक्षित थी। तो उसने पाया कि वह बालिका पूरी तरह से अशिक्षित थी। सी हैड नो नॉलेज, उसे जानकारी नहीं थी ऑफ ग्रामर, ना तो उसे ग्रामर की जानकारी थी। सी वॉज नॉट ट्रेंड इन गुड कल्चर्ड बिहेवियर, मैनर्स वही होते हैं ना, मैनर्स जो संस्कार हमारे माता पिता हमें देते हैं, यानी गुड कल्चर्ड बिहेवियर, अच्छे संस्कार भी उसके पास, सी वॉज नॉट ट्रेंड, उसे अच्छे संस्कार भी नहीं दिए गए थे। इवन देन, फिर भी, द सेल्फ रिस्पेक्टिंग बिहेवियर, उसका आत्मसम्मान का व्यवहार ऑफ द पुअर गर्ल, उस छोटी बालिका का, गेव द ऑथर अ क्लियर आइडिया ऑफ द लाइवलीनेस फाउंड इन द पीपल ऑफ इंडिया। सी रिप्रेजेंटेड द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने क्या किया? भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक, यानी रिप्रेजेंट कर दिया। आसान था। अब बात करते हैं ई वाले की। एट वन स्टेशन देयर डिज़ायर, तो ये रहा, ये कौन सा है? ये है ई वाला। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से समझेंगे। क्या कहता है कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड एज सुन एज आई लाइटेड द ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। दे वर सेलिंग baskets, hand woven reed basket with simple design and pattern. They held the basket high, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire. तो रेफरेंस तो सेम ही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यानी प्रशंसा कैसे करेंगे? जो घटना घट रही है सिर्फ वही बता देना है। तो पहली बात यहाँ पे नोटिस करनी है। पहली बात तो भाई जो ऑथर है वो यात्रा कर रहा है किसके माध्यम से? ट्रेन के माध्यम से। यानी वो ट्रेन से यात्रा कर रहा है और एक स्टेशन पर उसका लोगों से बातचीत करने का सिलसिला रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि रिफ्यूजी चिल्ड्रंस उसे घेर लेते हैं। सिर्फ यही बात है ना, और कुछ तो हो या नहीं। और वो लोग टोकरियाँ बेच रहे थे। कौन? बच्चे ना, यही बात हुई और कुछ तो हुआ ना इसमें। तो इसको प्रसंग के रूप में लिख देंगे, यानी कॉन्टेक्स्ट के रूप में लिख देंगे। रेफरेंस सेम रहेगा वही। तो द ऑथर वाज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, यात्रा कर रहा था ट्रेन में। एट एवरी रेलवे स्टेशन ही स्टेप डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वॉक देयर, वो ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर टहल रहता था। देर है यहाँ पे। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, ए ग्रुप ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम, एक स्थान पर रिफ्यूजी चिल्ड्रंस के ग्रुप ने उसे घेर लिया। द चिल्ड्रन वर वेरी पुअर, वे बच्चे बहुत गरीब थे। एंड वांटेड टू सेल देयर बास्केट्स एंड फैंस, और अपनी टोकरियाँ और पंखे बेचना चाहते थे। बस इतनी सी बात हुई थी, हमने लिख दी। अब एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन कैसे होगा कि द ऑथर गोट डाउन एट एवरी स्टेशन, वॉकड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वॉक टॉक टू द पीपल, लोगों से बात करता था प्लेटफॉर्म पर उतर करके। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। बट लेकिन एट वन स्टेशन द ऑथर कुड नॉट डू सो, लेकिन एक स्टेशन पर लेखक ऐसा नहीं कर सका। एज सुन एज ही गॉट डाउन, जैसे वो नीचे उतरा, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, कॉमा लगाना है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, इस तरह से। अ ग्रुप ऑफ द स्मॉल रिफ्यूजी चिल्ड्रंस, छोटे बच्चों के यानी शरणार्थी छोटे बच्चों के एक ग्रुप ने सराउंडेड हिम, उसे घेर लिया। ऑल ऑफ देम हेल्ड हैंड वुवन बास्केट्स इन देयर हैंड्स, THEIR, देयर, सभी ने अपने हाथों में हाथ से बुनी टोकरियाँ पकड़ी हुई थी।
द बास्केट्स वर मेड ऑफ रीड्स, ये नरकट की बनी टोकरियाँ थी यानी घास फूस की बनी थी। दोज THOSE वर मेड इन सिंपल डिज़ाइन, साधारण डिज़ाइन की बनी हुई ये टोकरियाँ थी। ऑल दोज, वे सभी चिल्ड्रन बच्चे रेस्ड देयर बास्केट्स हाई एट टू द ऑथर एंड शाउटेड वर्ड्स इन हिंदी, यानी ऐसे वर्ड बोल रहे थे जिसे वो समझ नहीं सका। कौन से वर्ड? हिंदी में ही बात कर रहे होंगे, यानी वे सभी अपनी टोकरियाँ उठाकर जो वर्ड बोल रहे थे वो उसे नहीं समझ सका था, यानी वो हिंदी में बात कर रहे थे और हिंदी लेखक को नहीं आती थी। तो चिल्ड्रन रेस्ड देयर बास्केट, उन्होंने अपनी टोकरियों को ऊँचा उठाया था हाई टू द ऑथर, और वो लेखक के पास आए हुए थे, आते चले जा रहे थे। एंड शाउटेड वर्ड्स, और चिल्ला रहे थे इन हिंदी, हिंदी में। द ऑथर फेल्ड टू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स, लेखक को बात समझ में नहीं आई, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट नो हिंदी, क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती थी। बट लेकिन ही कुड अंडरस्टैंड, वह समझ गया द डिज़ायर ऑफ द चिल्ड्रन वेरी वेल, बच्चों के भावना को बहुत अच्छी तरह से समझ गया कि वे लोग टोकरियाँ बेचना चाहते हैं। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। अब बात आती है यफ की। $100 दे हैड सीन, ये आपके लिए है होमवर्क। HW, खुद से ट्राई कीजिए, गलत लिखिए चलेगा, केवल वीडियो देखने मात्र से कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला जब तक कि हम खुद मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। तो गलत लिखिए चलेगा, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम तो नहीं लिख रहे हैं ना आप। गलत लिखिए चलेगा, लेकिन लिखिए, अपने से ट्राई कीजिए और देखिए कि आप इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ तो कर सकते हैं, 1% 2%, खुद को जांचिए, ठीक है, यफ वाले में। और बाद में जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाई जाएगी तो मैं सारे इम्पॉर्टेंट पैसेजेस करवा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। एग्ज़ाम टाइम में मैं एक सीरीज़ चलाऊंगा हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना। लेकिन अभी आपको ट्राई करना है, एक एक ट्राई करते करते आप खुद सीख जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी। जी वाला कहता है, लेकिन पहले इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक होगा। तो ये है $100, यफ वाला है ये सीन तक। सब लिखिएगा, रेफरेंस भी लिखिएगा, कॉन्टेक्स्ट भी लिखिएगा, एक्सप्लेनेशन भी लिखिएगा। भले ही एक्सप्लेनेशन में केवल यही इतना लिखते जाएं, सिर्फ यही छापें, लेकिन करना है। भले ही आप कोई सिनोनिम यूज ना करें, भले ही आप बढ़ा चढ़ा कर ना लिखें, लेकिन आपको लिखना है। यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा ज़रूर, चाहे यही वर्ड एकदम सेम टू सेम छापे, लेकिन लिखना है, ठीक है। प्रयास ज़रूर कीजिएगा, कम से कम कॉन्टेक्स्ट तो आ जाएगा। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप अपने माइंड से खुद सोचें, विचार करें। आगे जी वाला कि द पीपल आई सा इन इंडिया वार्म्स ऑफ, तो ये वाला भी, जी वाला भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ही है, इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से। इसमें थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया है, एक बार तो हम यहाँ से यहाँ तक कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब की बार ये वाला यहाँ ई से शुरू, यह से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये होगा जी वाला, ठीक है। अब देखना समझने वाली बात क्या है कि इस पूरे के पूरे पैसेज में जो कुछ भी कह रहे हैं, प्रशंसा करना है, कॉन्टेक्स्ट ही करना है, रेफरेंस तो वही सेम होगा। कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पूरी की पूरी बात केवल इतनी सी है कि वो बालिका से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, बालिका के स्वभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, आपको यही मिलेगा कि भारतीय लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि वो बालिका के प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट जो लिखेंगे वो सिंपल होगा, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से, कि द राइटर वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द सेल्फ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर ऑफ द गर्ल हु हैड अ बास्केट टू सेल। इतना आसान था। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ठीक है, ताकि आसान हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कह रहा है कि द राइटर हैज़ फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वेदर द कॉमन विलेजर्स और द टॉप ऑफिसर्स, यानी उसने भारतीय लोगों में पाया, चाहे वो गांव में रहें या फिर बड़े बड़े आधिकारिक पदों पर रहें, बिहेव डिसेंटली, यानी उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। दे हैव अ गुड सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उनमें आत्मसम्मान की एक भावना थी। दे आर प्राउड सिटीजन्स ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी ये स्वतंत्र भारत के प्राउड नागरिक थे, यानी आत्मसम्मान वाले नागरिक थे। अब इसके बाद ये दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड वाला और ये वाला तो मैंने करा ही दिया है, इसके लिए आप सीधा डी वाले पर जाइए। ये मैंने लिख भी दिया था कि जी का भी है। तो द ऑथर सेज दैट, ये नई लाइन से लिखना है आपको। द ऑथर सेज द ब्यूटीफुल गर्ल लिटिल वाज बर्न इन अ डर्टी एंड पुअर प्लेस, हर फैमिली वाज आल्सो पुअर,
द ऑथर फाउंड दैट द रिफ्यूजी गर्ल वॉज फ्यूली अनएजुकेटेड, शी हैड नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, शी वॉज नॉट ट्रेंड इन गुड कल्चर बिहेवियर इवन देन। उसके बाद वही सेम टू सेम सोल ऑफ इंडिया इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करा दिया है तो बार बार क्या बताऊं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।